Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. I'm Mansoor Ali, educator of Ali's Life Science. तो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे P53 जीन और रेटिनोब्लास्टोमा जीन जो आरबी जीन है, ठीक है, जो कैंसर बायोलॉजी का पार्ट 5 वाला लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर किस पे डियर स्टूडेंट्स? P53 जीन पे फर्स्ट, और सेकंड हमारे क्या है? रेटिनोब्लास्टोमा जीन। रेटिनोब्लास्टोमा जीन पे हमारा ये लेक्चर रहेगा। ये पूरा ब्रॉडली हम इसको एलेबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये कैंसर बायोलॉजी का पार्ट 5 वाला लेक्चर है आज का जो लेक्चर जो होने जा रहा है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं प्लीज़। आप लोगों का रिस्पांस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स को अगर लेक्चर के दौरान अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जो भी आपका क्वेश्चन है, या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके वहाँ पे आप अपना डाउट जो है शेयर कर लो, तो आपका डाउट वहीं पे क्लियर किया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए तो जल्दी हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज जो पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट? फर्स्ट P53। तो P53 जीन से हम स्टार्ट करेंगे आज का जो लेक्चर है। फर्स्ट क्या है? P53। ये P53 जीन क्या है? एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। क्या है डियर स्टूडेंट? P53 प्रोटीन हमने पहले भी जो लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जो भी 50% कैंसर होता है वो इस P53 जीन में म्यूटेशन होने की वजह से होता है। जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 50% जो ऑल कैंसर जो है वो किस वजह से होता है? इस P53 जीन में पॉइंट ऑफ म्यूटेशन हो जाए, या फ्रेगमेंटेशन हो जाए, या ट्रांसलोकेशन हो जाए, ठीक है, इस जीन में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इस जीन में कैंसर काज होता है। इस जीन का रोल क्या है? रोल ऑफ P53 जीन हम देखेंगे कि P53 जीन का क्या रोल है। P53 जीन को गार्डियन ऑफ जीनोम कहा जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि P53 जीन को गार्डियन ऑफ जीनोम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे जीनोम का एक गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। जिस तरह जो इंस्टीट्यूट के बाहर, गेट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो एक क्या करता है? एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अननोन पर्सन को एलो होने नहीं देता है उस इंस्टीट्यूट में या उस बिल्डिंग में, एलो होने नहीं देता है। जिसके पास आईडी कार्ड होगा, ठीक है, उसी स्पेसिफिक पर्सन को ही एलो किया जाएगा, जो सिक्योरिटी गार्ड का ये काम होता है। इसी तरह ये P53 जीन का भी यही गार्ड की तरह काम होता है, सिक्योरिटी गार्ड की तरह ही ये काम करता है। तो इसीलिए इसको गार्डियन ऑफ जीनोम कहा जाता है। ये पूरे हमारे होल जीनोम को एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतना समझ है। आपको समझाने के लिए मैं पैरेलल वे में ये एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, फर्स्ट इसका रोल क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका फर्स्ट रोल जो है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। जब डीएनए का डैमेज हो जाए तो चेक पॉइंट पे उस सेल को अरेस्ट कर देता है, उस सेल को रोक देता है, उस सेल को डिवाइड होने नहीं देता है, उस सेल को G1 फेज से S फेज में जाने नहीं देता है। अगर S फेज में डैमेज हो गया तो जीनोम में, तो G2 फेज में जाने नहीं देंगे। अगर G2 फेज में कोई भी सेल में डैमेज हो जाए, न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो M फेज में जाने नहीं देंगे। ये होता है P53 जीन का रोल। अब हम नॉर्मल सेल में क्या P53 का रोल है वो देखेंगे। फर्स्ट, नॉर्मल सेल में क्या रोल है P53 का, ठीक है। अब ये जो है फर्स्ट आपको ये दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर से जो लाइन दो ड्रॉ किया हुआ है वो क्या है? P53 का जीन है। ये है P53 का जीन। P53 का कितना कॉपी है? 2 कॉपी है। एक फर्स्ट ये वाला हुआ, ये वाला कॉपी, और सेकंड ये कॉपी हुआ। ये P53 का क्या है? जीन है। अब P53 जीन का यहाँ पे ये एरो क्या शो कर रहा है? जो रेड वाला ये एरो शो कर रहा है कि P53 जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब राइट की तरफ क्या हो रहा है? P53 जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद P53 का यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे mRNA बन गया।
अब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद p53 जिनका क्या बना, mRNA। अब mRNA के बाद अब यहां पे हमने देखा कि p53 के यहां पे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन वाले वर्ड्स नहीं दिख रहा है तो। p53 जिनका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या बन रहा है, mRNA बन गया। अब mRNA बनने के बाद इस mRNA का क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होके यहाँ पे क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, p53 प्रोटीन बन रहा है। अब p53 का प्रोटीन बन गया। अब यहाँ पे भी फर्स्ट जिन का भी ट्रांसक्रिप्शन होके mRNA बन गया p53 का, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसलेशन होने के बाद p53 प्रोटीन बन गया, दोनों साइड से बन गया। अब बनने के बाद ये है p53 प्रोटीन। अब आपको ये शो करूंगी, ये वाला है क्या है, p53 प्रोटीन। अब यहां से यहां प्रोसेस में mRNA से जो p53 प्रोटीन बन गया, तो हमने इस प्रोसेस को क्या कहा, ट्रांसलेशन। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, आप ये याद रखना कि जिनसे डीएनए से अब mRNA बन गया तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस mRNA से प्रोटीन बनेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, ये याद रखना। तो डियर स्टूडेंट, अब ये मोनोमर, इस p53 प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, मोनोमर। अब दो मोनोमर बन गए दोनों साइड से। अब ये दो मोनोमर जो है अभी इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब ये दो मोनोमर प्रोटीन एक दूसरे से जुड़ जाता है, अब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये दोनों मोनोमर क्या बनाता है, एक टेट्रामर बनाता है, ठीक है। ये है, अब ये क्या बन गया, ये दोनों मोनोमर जो है यहाँ आके क्या बनाया, एक टेट्रामर p53 प्रोटीन बन गया। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये है टेट्रामर। अब ये टेट्रामर प्रोटीन, दो मोनोमर प्रोटीन जुड़ गए, अब टेट्रामर बन गया। अब नॉर्मल कंडीशन में p53 प्रोटीन का कोई रोल नहीं है, मतलब इसको इनएक्टिव करके रखना होता है। नॉर्मल कंडीशन में जब कोई भी सेल में अगर कोई भी डैमेज नहीं है तो उस p53 जीन को वहां पे रोक के रखना पड़ता है। वो कौन रोक के रखता है, यहाँ पे एक नया प्रोटीन है सेल के अंदर, MDM2। आपको ये दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया, ये है MDM2 प्रोटीन। ये क्या करता है, ये p53 प्रोटीन को इनहिबिट करता है। अब यहाँ पे आपको ये साइन दिख रहा है, ये वाला साइन जो यहाँ पे इस तरह का साइन दिख रहा है, ये साइन, इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब इनहिबिट होता है, मतलब ये इसको इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। अब ये टेट्रामर p53 प्रोटीन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। यहां तक समझ आ गया। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट, इन केस ऑफ डीएनए डैमेज, अगर डीएनए में डैमेज आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे वो, ये है हमारे क्या है डियर स्टूडेंट, ये है डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए में अगर डैमेज हो जाए, डैमेज किस वजह से हो जाता है, अगर यूवी रेडिएशन आ जाए, ठीक है। मान लें यहां से यूवी रेडिएशन आ रहा है, ये है यूवी रेडिएशन। अब ये यूवी रेडिएशन डीएनए पर पड़ा, डीएनए पे पड़ने के बाद अब मान लें यहाँ पे क्या हो गया, यहां से यहां पर डैमेज हो गया। अब डैमेज होके इस पोर्शन में क्या हो रहा है, यूवी रेडिएशन की वजह से डैमेज हो गया। अब डैमेज होने के बाद इस डैमेज को कौन सेंस करता है, एक दो प्रोटीन है यहाँ पे, ATM और ATR। ये दोनों प्रोटीन क्या है, एक सेंसर प्रोटीन है जो सेंस करता है। अगर डीएनए में कोई डैमेज आ जाए तो इस डैमेज को क्या करता है, सेंस करता है। अब सेंस करने के बाद इसका काम क्या होता है, ये ATM और ATR जो है काइनेज प्रोटीन है। काइनेज प्रोटीन मतलब ये क्या करता है, फोस्फेट को ऐड करता है। अब फोस्फेट को ऐड करके ये ATM और ATR किसको एक्टिवेट करता है डियर स्टूडेंट, ये एक्टिवेट करता है यहाँ पे CHK2 और CHK1 को एक्टिवेट करता है। ये CHK2 और CHK1 क्या है, ये भी एक काइनेज प्रोटीन है। अब ये CHK1 और CHK2 एक्टिवेट होने के बाद ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है किसके ऊपर, ये हमारा p53 प्रोटीन है डियर स्टूडेंट्स। कौन सा p53 प्रोटीन है, ये हमारा p53 प्रोटीन है। अब p53 प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया हुआ है,
अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड किसने किया था? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया था इसने किया था, ये CH2 और CH1 ने। ठीक है, इतना समझ आया। CH1 और CH2 के थ्रू भी p53 प्रोटीन पर फॉस्फेट ऐड किया जाता है और ATM और ATR डायरेक्टली फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं p53 प्रोटीन पर। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया हुआ है। अब p53 प्रोटीन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते ही क्या होता है, देखो डियर स्टूडेंट, इस पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते ही अब MDM2 जो है, हमने पहले पढ़ा था कि MDM2 जो है वो नॉर्मल कंडीशन में p53 प्रोटीन को क्या करता है, इनहिबिट करके रखता है। अब DNA में डैमेज हो चुका है UV रेडिएशन की वजह से। अब उस वक्त MDM2 जो है p53 प्रोटीन को इनहिबिट नहीं कर पाता, जब डैमेज वाले सेल में। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इस p53 प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया गया है। किसने ऐड किया था? ATM और ATR ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली CHK1 और CHK2 काइनेज प्रोटीन के थ्रू ऐड किया है। अब ये ऐड करने के बाद इस p53 प्रोटीन का क्या रोल होता है, देखो। अब इसको हमने कहा था कि गार्डियन ऑफ जीनोम, ये एक हमारे जीनोम को एक गार्डियन की तरह, एक गार्ड की तरह, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि बस इसका रोल है डियर स्टूडेंट्स, ये सेल साइकिल को क्या करता है, सेल साइकिल को अरेस्ट करता है। ठीक है, सेल साइकिल को अरेस्ट करता है। सेल साइकिल को अरेस्ट कहाँ पे करेंगे? G1 फेज में अगर डैमेज होगा तो G1 फेज में अरेस्ट किया जाएगा, S फेज में होगा तो S फेज में अरेस्ट किया जाएगा, G2 में होगा तो G2 में, M फेज में होगा तो M फेज में अरेस्ट किया जाएगा। किसके थ्रू किया जाएगा? ये गार्डियन ऑफ जीनोम p53 जीनोम जो है, ये p53 जीन प्रोटीन जो है, अब ये प्रोटीन बनने के बाद ये p21 और p16 को एक ऑर्डर देता है कि CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनहिबिट करो। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है हर एक सेल साइकिल में होता है। ठीक है, CDK वहां पे तैयार होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इस CDK को इनहिबिट किया जाता है। इस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनहिबिट करने के बाद ये साइक्लिन प्रोटीन के साथ जुड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से अब ये सेल साइकिल को प्रोग्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये G1 से S फेज में नहीं जा पाएंगे, जहां पे डैमेज होगा वहीं पे अरेस्ट हो जाएगा। इतना समझ आया फर्स्ट वाला। अब सेकंड देखेंगे डियर स्टूडेंट, सेकंड इसका काम क्या है, इस जीनोम गार्डियन ऑफ जीनोम का जो सेकंड काम क्या है, एक्टिवेट ऑफ DNA रिपेयर। अब ये एक्टिवेट करेंगे DNA रिपेयर करने वाले पाथवे को, जैसे कि हर एक RNA पॉलीमरेज को एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जहां पे भी DNA डैमेज होगा वहां से रिपेयर करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब थर्ड एपोप्टोसिस पाथवे को एक्टिवेट किया जाता है। एपोप्टोसिस पाथवे क्या है? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये p53 प्रोटीन का एक अच्छा रोल है। अगर कोई भी सेल में डैमेज है, कोई भी सेल में न्यूट्रन नहीं है, तो उसको टाइम दिया जाता है कि उसको कुछ समय के लिए टाइम दिया जाता है कि आप न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ फैक्टर बनने दो, या तो आपके अंदर डैमेज, सेल को कहता है कि आपके अंदर डैमेज है तो आपको रिपेयर करने के लिए, मतलब जहां पे डैमेज है उसको रिपेयर होने के लिए टाइम देता है। अगर रिपेयर नहीं हो, ग्रोथ फैक्टर नहीं मिला, तो उस सेल को एपोप्टोसिस पाथवे में भेजा जाता है और उस सेल का डेथ किया जाता है। एपोप्टोसिस पाथवे, ये मतलब आपको समझाने के लिए एग्जांपल लूंगा मैं एक पैरेलल। तो मेरे लेफ्ट हैंड में जो वॉच दिख रहा है, अगर ये खराब हो गया तो मैं ये बनाने के लिए जाऊंगा। अगर ये वॉच नहीं बना तो इसका कुछ फायदा ही नहीं है, तो मैं इसको फेंक दूंगा या कहीं पे रख दूंगा, तो ये यूजलेस हो गया जब ये चल ही नहीं रहा है। तो उसी तरह उस सेल का जब DNA डैमेज जो है वो रिपेयर नहीं हो जाए, ग्रोथ फैक्टर नहीं बन रहा है, तो उस सेल को एपोप्टोसिस पाथवे में भेजा जाता है। और ये p53 प्रोटीन दो जीन को एक्टिवेट करता है, किसको? प्यूमा और नोक्सा को। ये प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो क्या करता है, जाके एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद एपोप्टोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, उस सेल का डेथ किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया? बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, बस आप अपना कंसंट्रेशन दे के पूरा ईमानदारी से आप पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही डीप जाके बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्या है, इन केस अगर p53 प्रोटीन में, जैसे कि पहले हम दो कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले हम क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट, नॉर्मल सेल में देखेंगे
P53 हमने पहले ही देखा था कि नॉर्मल सेल में ये P53 का रोल क्या होता है। अब ये ब्लैक से जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है, ये P53 जीन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्या डियर स्टूडेंट, P53 जीन है, P53 जीन है। अब नॉर्मल सेल में ये P53 जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, P53 जीन का क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये क्या बन रहा है, ये है mRNA। P53 प्रोटीन का क्या बन गया, mRNA बन गया। P53 जीन से नॉर्मली क्या बन गया, mRNA बन गया, ट्रांसक्रिप्शन होके। अब इस mRNA से ट्रांसलेशन होके क्या बन गया, P53 क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन। ठीक है, P53 mRNA से P53 प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को हमने क्या कहा था, पहले ही हमने डिस्कस किया था कि इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ही हम डीपली देखेंगे, बहुत अच्छे से डीपली देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि ये ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो ये P53 प्रोटीन बन गया, 2 मोनोमर प्रोटीन बन गया। अब ये 2 मोनोमर प्रोटीन जो है एक दूसरे से जुड़ जाता है। अब यहाँ पे इस तरफ आ रहा है, अब ये दोनों जुड़ के क्या बनाता है, एक टेट्रामर प्रोटीन बन जाता है। ये दोनों मोनोमर प्रोटीन जुड़ने के बाद अब एक टेट्रामर बन जाता है, जिसकी वजह से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एक्टिव हो जाता है टेट्रामर P53 जीन। अब सपोज क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, सपोज क्या हो गया, सिंगल जीन में म्यूटेशन आ गया, फर्स्ट कॉपी लॉस ऑफ फंक्शन। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि P53 प्रोटीन एक एक्सेप्शनल प्रोटीन है, जहां पे सिंगल जीन में सिंगल कॉपी में म्यूटेशन होने के बाद कैंसर होता है। बाकी ट्यूमर सप्रेसर जीन में बहुत सारे जीन है, P10 है, रेटिनोब्लास्टोमा है, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा है, ये सारे क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है। इनके दोनों कॉपी में म्यूटेशन होगा तो कैंसर होगा। लेकिन ये P53 जीन एक्सेप्शनल है, जिसके सिंगल कॉपी में म्यूटेशन होने के बाद कैंसर होता है। अब वो किस तरह होता है, हमने रीजन भी देखा था, लेकिन आप जीनोम लेवल पे देखेंगे कि ये किस तरह होता है। ठीक है, अब ये नॉर्मल P53 प्रोटीन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये है म्यूटेंट P53 जीन। म्यूटेंट P53 जीन वो जीन है जहां पे पॉइंट म्यूटेशन की वजह से या फ्रेगमेंटेशन की वजह से, ट्रांसलोकेशन की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से इस जीन में म्यूटेशन आने की वजह से ये म्यूटेंट जीन बन गए। ठीक है, अब इसका mRNA बन गया। mRNA बनने के बाद फर्स्ट जो नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे कि ये नॉर्मल सेल में क्या बन गया, एक नॉर्मल मोनोमर बन गए। अब म्यूटेंट वाले साइड में जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये म्यूटेंट प्रोटीन बन गए। अब ये म्यूटेंट, अब यहाँ पे राइट साइड वाले जो म्यूटेंट जीन से आप जो mRNA बन गए, इससे प्रोटीन जो नॉर्मल प्रोटीन नहीं बना, अब ये म्यूटेटेड बन गए, ट्रंकेटेड प्रोटीन बन गए, जिसका शेप जो है इर्रेगुलर शेप है। अब ये इर्रेगुलर शेप होगा, शेप बन गया। ठीक है, अब ये इर्रेगुलर शेप बनने के बाद ये दोनों मोनोमर प्रोटीन जो है, ये दोनों यहाँ से यहाँ आने के बाद ये टेट्रामर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो म्यूटेंट जीन से जो प्रोटीन बन गया वो ट्रंकेटेड प्रोटीन बन गए, इर्रेगुलर प्रोटीन बन गए, जिसकी वजह से ये प्रोटीन क्या हो गया, इनएक्टिव टेट्रामर। अब ये प्रोटीन क्या हो गया, यहाँ पे इनएक्टिव हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ आए, ये नॉर्मल प्रोटीन था ये वाला, अब ये म्यूटेंट वाला था। ठीक है, अब ये म्यूटेंट वाला यहाँ पे जुड़ने के बाद ये टेट्रामराइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन इनएक्टिव हो गया। अब इनएक्टिव ये, और एक यहाँ पे ये बात याद रखना है कि जो म्यूटेंट वाले प्रोटीन है यहाँ पे, ये जो नॉर्मल कॉपी है उसको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, उसको इनहिबिट कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहता है, डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट म्यूटेशन कहा जाता है। जब खुद के सेकंड कॉपी में म्यूटेशन होने के बाद वही सेकंड कॉपी नॉर्मल कॉपी को इनहिबिट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहता है, डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट पे बहुत ही गौर कीजिए और इसको अपने कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछा जाता है इसी डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन के ऊपर। तो परमानेंटली ये जीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया और कंटिन्यूअसली इनहिबिट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इनएक्टिवेशन हो गया, क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये इनएक्टिवेशन ऑफ P53 जीन का अब क्या हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया। ठीक है, इतना समझ आया P53 के बारे में।
बस P53 के ऊपर जितने भी गार्डियन ऑफ जीनोम के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेकंड। डियर स्टूडेंट, चलिए हम सेकंड जो जीनोम के बारे में जीन के बारे में देखेंगे, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, आरबी जीन, रेटिनोब्लास्टोमा जीन, ठीक है। ये रेटिनोब्लास्टोमा जीन में म्यूटेशन होने की वजह से क्या कौन सा कैंसर काज होता है? आई ट्यूमर कैंसर काज होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इतना समझ आया? कौन सा आई ट्यूमर जो है कैंसर काज होता है, कौन सा म्यूटेशन होने के बाद? लॉस ऑफ फंक्शन होने के बाद, रिसेसिव म्यूटेशन होने के बाद। तो फर्स्ट हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा जिसे हमने डिस्कस किया था कि ये वो कैंसर है जो आई जो है पूरा व्हाइट कलर का हो जाता है, जो ब्लैक कलर जो है वो पूरा खत्म होके पूरा आईज दोनों जो है व्हाइट कलर हो जाता है और लेट स्टेज में पूरा ब्लाइंड हो जाता है वो पर्सन, ठीक है। दूसरा सार्कोमा कैंसर, जो सॉलिड टिश्यूज में कैंसर हो जाना, फिर उसके बाद ब्लैडर्स में कैंसर हो जाता है इस आरबी जीन में म्यूटेशन होने के बाद, और ब्रेस्ट कैंसर आता है, फिर उसके बाद लंग कैंसर भी राइज हो जाता है इस जीन में म्यूटेशन होने के बाद। इतना समझ आया डियर स्टूडेंट्स? तो रोल ऑफ आरबी जीन, अब हम देखेंगे कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन का क्या रोल है, इस आरबी जीन का क्या रोल है। अब आरबी जीन हमने पढ़ा था कि ये आरबी जीन हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये आरबी जीन क्या है। अब हम इस आरबी जीन का रोल देखेंगे। नॉर्मल सेल में ये आरबी जीन जो है ये E2F को क्या करता है? इनहिबिट करता है। E2F जीन को इनहिबिट क्यों करता है? क्योंकि नॉर्मल सेल में अगर E2F को इनहिबिट नहीं करेंगे तो सेल का प्रोलिफरेशन होते रहेंगे, तो सेल का प्रोलिफरेशन होते रहेंगे तो वो सेल कैंसर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए नॉर्मल सेल में E2F जीन को रोक के रखता है, पकड़ के रखता है, कौन सा? आरबी जीन जो है उसको रोक के रखता है, ठीक है। तो आरबी जीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारा सेल में। अब रोल देखेंगे कि E2F का रोल देखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। E2F का रोल क्या है? जब E2F एक्टिवेशन हो जाता है, क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? एक्टिव हाई एक्सप्रेशन में साइक्लिन ई का एक्सप्रेशन हो जाता है। आपको पता होगा कि ये साइक्लिन ई क्या है। साइक्लिन ई का हाई लेवल एक्सप्रेशन करता है तो ये साइक्लिन ई जो है सीडीके के साथ जुड़ के एक डायमर बन के तो ये सेल का प्रोलिफरेशन करता है, ठीक है। ये साइक्लिन और सीडीके अलग सेपरेटली ये एक्टिवेट नहीं होता, है। अगर इन दोनों को एक्टिवेट होना तो एक दूसरे से गले मिलना आना पड़ता है, एक दूसरे से जुड़ना पड़ता है, ठीक है, डायमर होना पड़ता है। साइक्लिन ई और CDK2 जो है जुड़ जाता है, फिर उसके बाद ये एक्टिवेट होके सेल का प्रोलिफरेशन करता है। नॉर्मल सेल में E2F का फंक्शन क्या है? सेल का प्रोलिफरेशन करना, इतना याद रखना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? व्हेन ग्रोथ फैक्टर सिग्नल जो है, ग्रोथ फैक्टर सिग्नल अगर प्रेजेंट होगा जिस सेल को, तो उस सेल में क्या एक्टिवेट किया जाता है? उस सेल में रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस RTK को एक्टिवेशन किया जाता है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस को जब एक्टिवेट हो जाता है तो रास मेप कैस्केड क्या है? ये एक सेलुलर पाथवे है, इंट्रासेलुलर पाथवे है। ये पाथवे एक्टिवेट होने के बाद सेल का प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये साइक्लिन डी का सिंथेसिस करता है। ये रास मेप कैस्केड का फंक्शन क्या है? साइक्लिन डी का सिंथेसिस करना। साइक्लिन डी कहाँ पे बनता है? G1 फेज में बनता है, ठीक है। अब ये साइक्लिन डी अकेला अपना रोल नहीं कर पाता, मतलब ये साइक्लिन डी अकेला एक्टिवेट नहीं हो पाता, उसके साथ क्या जुड़ना पड़ता है? CDK4। ये किस में हो रहा है? G1 फेज में हो रहा है। अब ये दोनों जुड़ने के बाद ये किस पर फोस्फेट ऐड कर रहा है? आरबी जीन पर फोस्फेट, यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप ऐड किया हुआ है। आरबी जीन पर जब फोस्फेट ग्रुप ऐड करता है तो ये रेटिनोब्लास्टोमा जीन जो है इनएक्टिव हो जाता है। अब ये आरबी जीन क्या हो गया? इनएक्टिवेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया कि ये आरबी जीन इनएक्टिवेशन हो गया। अब ये आरबी जीन इनएक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा? ये आरबी जीन इनएक्टिवेट हो गया तो E2F को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो E2F जल्दी से सेल के अंदर जाके ये साइक्लिन ई का एक्सप्रेशन बढ़ाएगा, उसका लेवल साइक्लिन ई का एक्सप्रेशन बढ़ाएगा तो ये CDK के साथ जुड़ के ये सेल का प्रोलिफरेशन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इतना समझ आया? अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल सेल में बात करेंगे कि ये आरबी जीन का कितना कॉपीज होता है। हमने कहा था कि आरबी जीन का 2 कॉपी है नॉर्मल जीन में, और ये आरबी जीन का
अगर आरबी जीन में म्यूटेशन होना है, कैंसर कास होना है, तो दोनों जीन में म्यूटेशन होना जरूरी है। एक्सेप्ट p53 प्रोटीन की सिंगल कॉपी में भी म्यूटेशन आ जाए तो कैंसर कास होता है, लेकिन p53 जीनों में अगर कैंसर कास होना है तो रेटिनोब्लास्टोमा जब होगा तो वो होने से पहले इस आरबी जीन दोनों में म्यूटेशन होना पड़ेगा, तब जाके ये कैंसर कास होगा। ठीक है, आरबी जीन दोनों पॉजिटिव, प्लस साइन का मतलब क्या है, जो उसके आरबी के ऊपर जो एक प्लस साइन है वो उसका मतलब ये है ये आरबी जीन नॉर्मल कंडीशन में है। तो उस वक्त इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नॉन हेरेडिटरी या स्पोरेडिक फॉर्म। नॉन हेरेडिटरी लिखा हुआ है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका, यहाँ पे है डियर स्टूडेंट्स नॉन हेरेडिटरी, नॉन हेरेडिटरी। ठीक है, तो दोनों अगर आरबी जीन ठीक होगा, नॉर्मल कंडीशन में होगा, प्लस का मतलब क्या है नॉर्मल कंडीशन में होगा, तो ये क्या है नॉन हेरेडिटरी फॉर्म में है या स्पोरेडिक फॉर्म में कहा जाता है। तो अगर आरबी जीन में यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, एक आरबी जीन में म्यूटेंट है, दूसरा नॉर्मल है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेरेडिटरी फॉर्म कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्पोरेडिक फॉर्म क्या है, हेरेडिटरी फॉर्म क्या है। ठीक है, ये स्पोरेडिक फॉर्म जो है, अगर ये स्पोरेडिक फॉर्म वाले कॉपीज में अगर कैंसर लाना है तो दोनों जीन में हिट लाना पड़ेगा। ये आपको जो हिट यहाँ से लाइन से जो हिट किया हुआ, इसका मतलब ये है कि इस जीन में है, आरबी जीन में म्यूटेंट हो रहा है। इस लाइन का मतलब क्या है, म्यूटेंट हो रहा है। अगर दो हिट्स लगे, हिट्स मतलब म्यूटेंट हो जाए या यूवी रेडिएशन की वजह से या केमिकली या फिजिकली या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे हिट्स लगे, जिसकी वजह से या लॉस म्यूटेशन की वजह से कैंसर कास होगा। स्पोरेडिक फॉर्म में दोनों जीन में म्यूटेशन होना चाहिए तब जाके कैंसर होगा। ठीक है, अब हेरेडिटरी वाले फॉर्म में एक तो पहले से ही म्यूटेंट है, क्योंकि पेरेंट से इनहेरिट होके प्रोजेनी में आया था, एक पहले से एडवांस में ही म्यूटेंट है, लेकिन कैंसर जो है, कैंसर के सिम्टम शो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैंसर होने के लिए दोनों जीन में म्यूटेंट होना जरूरी है। अब पहला फर्स्ट कॉपी में म्यूटेंट हुआ है और सेकंड कॉपी यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, नॉर्मल है, सिंगल हिट की वजह से ही ये हेरेडिटरी फॉर्म वाले आरबी जीन में कैंसर कास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसर कास हो गया और यहाँ तक हम रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। p53 प्रोटीन और आरबी जीन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपके डाउट क्लियर किया जाएगा, या अलीज लाइफ साइंस के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपके डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पॉजिटिव फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, इससे मुझे जो है एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, एक पॉजिटिव वेव क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मैं एक नेक्स्ट टाइम में इससे भी हाई क्वालिटी का जो आपको हाई क्वालिटी और बेसिक लेवल पे आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, आप साथ साथ में इस लेक्चर को नोट कीजिए, एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आपको काम में आएंगे और हर नेशनल लेवल के हर एक एग्जाम के पेपर क्वेश्चन पे आप अप्लाई कीजिए इस कंसेप्ट को, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।